चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ सरहद पर ही नहीं, अब वैश्विक मंच पर भी आतंक के खिलाफ हुंकार भरने की बारी। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दुनिया तक पहुंचेगा। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद यही है कि पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया भी देख सके, जिसे बताने के लिए भारत के ग्रुप 7 का डेलीगेशन रवाना होने लग गया है। देखिए, उन्होंने हमला किया है मौलाना। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी अटल प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने रखने का बीड़ा उठाया है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है, जो जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों में भारत की आवाज को बुलंद करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, ब्रिजलाल, अपराजिता सारंगी, जेडीयू के संजय कुमार झा, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास और बीजेपी के हेमंत जोशी जैसे दिग्गज शामिल हैं। मकसद साफ है, पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई और पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना। भारत का ये कूटनीतिक दस्ता न केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों बल्कि वैश्विक साझेदारों को ये बताएगा कि कैसे भारत ने आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई कर 26 बेकसूर नागरिकों की मौत का बदला लिया। ये दौरा 21-22 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें विदेशी सरकारों, थिंक टैंकों और मीडिया को भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दिया जाएगा। साथ ही भारत की ओर से ये भी साफ किया जाएगा कि आतंक के खिलाफ अब कोई समझौता नहीं होगा। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दुनिया तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्होंने हमला किया है मौलाना। आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया में एकजुटता की बात कर रहा है, तो वहीं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने पर कांग्रेस निशाना साध रही है। और जब हम मांग करते रहे सर्वदलीय बैठक बुलाए, अध्यक्षता कीजिए, विशेष सत्र बुलाइए, उन्होंने ये जो बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल है सांसदों का, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और सभी पार्टियों से उन्होंने चुन कर सांसद उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया और दुनिया के अलग देशों में 30 या 32 देशों में जाएंगे। और जो भारत की जो सोच है, जो विचार है, जो जानकारी हमारे पास है पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान की जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है उसको लेकर वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये तो एक डाइवर्जन है, ध्यान हटाने का एक और प्रयास है। जो असली मुद्दे हम उठा रहे हैं, डेलीगेशन का पर्पस है वो ये है कि दशकों से जो हमारा देश है वो आतंकवाद झेल रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री से आतंकवाद आता है। हमारा पर्पस तो एक ही था कि जो आतंकवादी कैंप है उसको खत्म करना, क्योंकि वहीं से सारा सप्लाई चेन वही है, वहीं से सारा आतंकवादी यहाँ आता है। तो यही मैसेज देना और दुनिया को बताना कि ये आतंकवादी सिर्फ वहाँ है नहीं, पूरी सरकार से स्पॉन्सर, आप उनको पैसा भी देते हैं तो डेवलपमेंट में नहीं लगाता। वो सारा का सारा उनका जो स्टेट पॉलिसी है वो आतंकवादियों को प्रमोट करने का। प्रधानमंत्री ने कहा था हमें आतंकी ठिकानों को बर्बाद करना, हम करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। भारत का साफ स्टैंड था कि हमें पाकिस्तान के आर्मी इंस्टॉलेशंस, उनके सिविलियन पर मुझे हमला नहीं करना है। हम केवल आतंकवादियों का करेंगे जो हमारे यहाँ ये तबाही मचाते हैं, और हमने किया। 9 उनके बेसेज आतंकवादियों के बर्बाद कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद में अब भारत ने उसकी एक और नापाक साजिश को नाकाम करने की तैयारी कर ली है। खुफिया इनपुट के आधार पर पता चला है कि पाकिस्तान नेपाल के रास्ते आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसपी हाई अलर्ट पर है।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर उसकी कमर तोड़ दी, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब खुफिया एजेंसियों ने चौंकाने वाला इनपुट दिया है, जिसमें पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो कभी उससे बाज नहीं आता है और लिहाजा इसी वजह से जो भारत से जो सटे जो अन्य देश है उसको लेकर भारत में हमेशा हाई अलर्ट रहता है। इसकी वजह से अब भारत की जो सीमाएं हैं वहाँ पे जो सशस्त्र सीमा बल तैनात है वो अलर्ट पर हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। इस समय हम इंडो नेपाल बॉर्डर रुपैडिया में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एसएसबी के जवान और जो उसके कमांडेंट हैं उनके साथ गश्त कर रहे हैं और इलाका जंगल का है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े करीब 35 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। इन आतंकियों का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में अशांति फैलाना है। सुरक्षा एजेंसियों ने इनपुट के आधार पर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है और हमारा हेडक्वार्टर द्वारा हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्पेसिफिक इनपुट है, जिसमें भी करीब 30 से 35 से 37 के बीच में लोग हैं जो कि स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं। वो बांग्लादेश से नेपाल में क्रॉस ओवर कर गए हैं। वो अब हिंदुस्तान का और नेपाल का खुला बॉर्डर होने की वजह से किसी भी इलाके से वो एंटर कर सकते हैं अपने नापाक इरादों को मद्देनजर। एसएसबी ने न केवल पेट्रोलिंग बढ़ाई है बल्कि स्थानीय लोगों को भी जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। सीमा से सटे गाँव में ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया था। इस करारे जवाब से बौखलाया पाकिस्तान अब छद्म युद्ध की रणनीति अपना रहा है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर चुनौती के लिए तैयार है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, बहराइच। उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सभी 75 जिलों में विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं। आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी फील्ड पर उतरकर जमीनी सच्चाई का जायजा लेंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी सरकार ने विकास कार्यों की प्रगति को परखने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी 75 जिलों में आईएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनका मिशन है 24 और 25 मई को प्रदेश भर के जिलों में जाकर विकास परियोजनाओं की हकीकत जांचना। खास तौर पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन होगा। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूलों से लेकर गौसेवा स्थलों और जल योजनाओं तक हर प्रोजेक्ट की बारीकी से जांच होगी। उत्तर प्रदेश में 24 और 25 मई को प्रदेश भर के जिलों में आईएएस अधिकारी फील्ड पर उतरेंगे और 50 करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। विकास की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए इन अधिकारियों को जिलों का नोडल अफसर बनाया गया है, जो कि गौ सेवा स्थलों और जल योजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद 26 मई को ये अफसर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेंगे। यह पहली बार नहीं है जब आईएएस अधिकारी फील्ड में उतर रहे हैं। पहले भी योगी सरकार ने ऐसी पहल की थी, जिसके जरिए कई परियोजनाओं में खामियों को पकड़ा गया और सुधार किए गए। इस बार मकसद और साफ है। हर जिले में चल रही बड़ी परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और समय सीमा की जांच। गौसेवा स्थलों पर पशुओं की देखभाल और जल योजनाओं की स्थिति भी इन अधिकारियों के रडार पर होगी। ये अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार योजनाएं कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचे। सरकार का मकसद साफ है कि इन योजनाओं की प्रगति जो है वो सिर्फ फाइलों में ही नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी दिखाई दे, जिसके लिए ज़मीनी स्तर पर ये व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि विकास में कोई कोताही न बरती जाए। नोडल अधिकारियों को 26 मई को मुख्य सचिव को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट में ये परियोजना की प्रगति, चुनौतियां और समाधान के सुझाव शामिल होंगे। सरकार का दावा है कि ये कवायद न केवल विकास कार्यों को गति देगी, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाएगी।
न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। योगी सरकार ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक और रोजगार परक बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब यूपी के मदरसों में दीनी तालीम के साथ में एनसीईआरटी और साथ ही एससीईआरटी सिलेबस लागू होगा। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान की पढ़ाई अनिवार्य होगी, यानी कि योगी सरकार इस बार क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है। देखिए, यूपी के 13,329 मदरसों में पढ़ने वाले 12 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए शिक्षा की नई राह खुल रही है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में संशोधन की तैयारी शुरू की है। अब दीनी तालीम के साथ साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी सिलेबस लागू होगा। हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य होगी ताकि छात्र मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें। इतना ही नहीं, 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा भी अनिवार्य होगी, जिससे उनका शारीरिक मानसिक विकास हो सके। इस क्रांतिकारी बदलाव में तकनीक और विज्ञान को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को अब कंप्यूटर और साइंस लैब स्थापित करने होंगे। हमारी मोदी और योगी सरकार ने कहा है कि मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि दीन इस्लाम भी हम पढ़ें और आधुनिक शिक्षा से भी हम कनेक्ट हों। तो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, हम उसको दीन इस्लाम पढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम उसको आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ने का काम करेंगे। मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी कोर्स के माध्यम से मदरसों में हम इसको कंपल्सरी के सब्जेक्ट के तौर पर लागू करेंगे। नया सिलेबस छात्रों को भारत के गौरवशाली इतिहास और प्रेरक हस्तियों से भी जोड़ेगा। अब मदरसों में महाराणा प्रताप, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खान जैसे नायकों के बारे में पढ़ाया जाएगा। बेशक हमारे जो मदरसे के बच्चे हैं उनको अपने कलाम साहब के बारे में जानना चाहिए, उनको वीर अब्दुल हमीद साहब के बारे में जानना चाहिए, उनको अशफाक उल्लाह खान साहब के बारे में उनको जानना चाहिए। देश के हमारे तमाम जो लोग जिन्होंने देश को यहाँ तक पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाई है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। इस पहल से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि समाज में मदरसों की छवि भी मजबूत रहेगी। योगी सरकार का ये कदम यूपी के मदरसों को आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वाराणसी से खबर है, जहां पुलिस ने एक हॉस्पिटल से खूंखार नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। ये नक्सली 17 मई को पलामू, झारखंड में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में घायल हुआ था। नक्सली का नाम मिथिलेश यादव है, जो घायल होने के बाद वाराणसी के एक निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा था। 19 मई को अपने 4 साथियों के साथ में नक्सली मिथिलेश वाराणसी पहुंचा था। झारखंड पुलिस के इनपुट पर वाराणसी पुलिस ने हॉस्पिटल में छापा मारा और नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएमओ को पत्र लिखा। हॉस्पिटल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रवि पांडे जुड़ गए हैं। रवि, क्या अपडेट है? देखिए, वर्तमान में तो पुलिस है पूरी तरीके से हॉस्पिटल को घेर चुकी है और झारखंड पुलिस के साथ साथ वाराणसी पुलिस है वो हॉस्पिटल और आईसीयू के बाहर उसकी ड्यूटी तैनात कर दी गई है। पूरा मामला 19 मई के दोपहर का है, जब 4 साथियों के साथ अभिषेक यादव, जो कि झारखंड का एक बड़ा नक्सली माना जाता है, वो 17 मई को मुठभेड़ में घायल हो गया था और घायल होने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया था। 4 साथियों के साथ 19 मई को दोपहर में 12 बजे वाराणसी के साइंस सिटी मेडिसिटी हॉस्पिटल पहुंचा और वहां पे अपना इलाज करवाने लगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल ने बिना पुलिस को सूचना दिए नक्सली का इलाज करना शुरू कर दिया और 19, 20 और 21 यानी कि आज तक वो बिना पुलिस के सूचना दिए ही हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था छुप करके। लेकिन झारखंड पुलिस ने इनपुट दिया वाराणसी पुलिस को और उसके बाद वाराणसी पुलिस वहां पर छापेमारी। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए रवि आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी कामयाबी यहाँ पुलिस को हाथ लगी है। ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी और कानूनी तूफान खड़ा कर दिया है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत ने अभिव्यक्ति की आजादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच बहस को हवा दे दी है।
ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, जिससे पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब 26 आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन पर सवाल उठाने वाली एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया। अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को उनके 2 पोस्ट के लिए 18 मई को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा पुलिस ने उन पर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 21 मई को अली खान को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन कोर्ट ने प्रोफेसर के पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील वक्त में ऐसी टिप्पणियों की क्या जरूरत थी। कोर्ट ने इसे डॉग विस्लिंग करार दिया, जो कुछ समुदाय को ठेस पहुंचा सकता है। फिर भी कोर्ट ने जांच पर रोक से इनकार करते हुए हरियाणा पुलिस को 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। इस एसआईटी में एक महिला अधिकारी शामिल होगी और नेतृत्व आईजी रैंक का अधिकारी करेगा। फिलहाल तो ये मामला सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। वहीं बीजेपी समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए अली खान को ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम हमले पर टिप्पणी करने से रोका और उनका पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। दोहरा मापदंड जो है ना, यही तो एक्सपोज करने की एक पढ़े लिखे प्रोफेसर ने, और अशोका यूनिवर्सिटी वैसे भी इस सरकार के रडार पे है, क्योंकि वहां पर फ्री थिंकर्स को जो है मौका दिया जाता है। आपको बता दें कि अली खान ने अपने पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग को ऑप्टिक्स बताया और इसे पाखंड करार दिया। अगर इसका जमीनी असर न दिखे, उन्होंने मॉब लिंचिंग और घरों के विध्वंस पर भी सवाल उठाए। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने इसे महिला सैन्य अधिकारियों का अपमान बताया। मंगलवार को जिला अदालत ने प्रोफेसर को 27 मई तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब राहत दी है। फिलहाल तो ये मामला न केवल कानूनी बल्कि सियासी और सामाजिक सवाल भी उठा रहा है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी की कोई सीमा ही नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।